हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 के हिंदी के पार्ट 5 को। इस पार्ट का नाम है बच्चों समय बड़ा अनमोल। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है बच्चों, बहुत ही अच्छा पार्ट है। हमें इसे बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। अगर हम इस पार्ट को समझ लेते हैं तो हम समय के महत्व को अच्छे से समझ लेंगे। जैसा कि इसका नाम है समय बड़ा अनमोल, तो समय बहुत ही ज़्यादा अनमोल चीज़ है। अनमोल चीज़ का मतलब ये है कि जिसका हम मूल्य नहीं लगा सकते, ठीक, इतना अनमोल है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई हमारे जीवन में चीज़ है तो वो क्या है? समय। ठीक, तो यहाँ पर हमें इस पार्ट में से क्या क्या सीखने को मिलेगा बच्चों, देख लेते हैं। जैसे समय का महत्व जानकर समय पर काम करने की प्रेरणा। अगर हम समय का महत्व समझ लेते हैं, समय की इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं, तो हम अपने सारे काम समय पर करेंगे, क्योंकि जब हम सारे काम समय पर करेंगे तभी हम कामयाब बनेंगे। अगला है महापुरुषों के प्रसंगों द्वारा समय के सदुपयोग की प्रेरणा। कि जो भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने समय को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। उन्होंने अपने हर एक काम समय पर किए हैं। उन्होंने सारे कामों के अपेक्षा समय को ज़्यादा तवज्जो दिया है, तभी वो महान पुरुष कहलाए हैं। तो हमें भी उनसे प्रेरणा मिलेगी कि हमें भी सारे काम समय पर करना चाहिए। लिंग तथा वचन परिवर्तन तथा अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द की समझ। तो यहाँ पे बच्चों कुछ ग्रामर वाला पोर्शन आ जाता है। जब ये आएगा उस समय पे मैं समझा दूंगा कि लिंग क्या होते हैं और वचन क्या होते हैं। ठीक, अब हम इस पार्ट को देख लेते हैं, अच्छे समझ लेते हैं कि इस पार्ट में समय के महत्व को किस तरीके से समझाया गया है, कि समय हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो देख लेते हैं बच्चों। शिव नारायण जी गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम शिव नारायण है। ठीक है, ये शिव नारायण जी, तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित है। सब प्रतिष्ठित का मतलब ये है सम्माननीय है। उनका गांव में बहुत ज़्यादा मान सम्मान है। ठीक, ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं जो अच्छे काम करते हैं तो वो प्रतिष्ठित होते हैं उस गांव में। बच्चों से उन्हें बहुत लगाव है, बच्चों को वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, बच्चों के साथ घुल मिल कर रहते हैं, एकदम बच्चों की तरह ही बन जाते हैं बच्चों के साथ। प्यार से सभी बच्चों उन्हें दादाजी कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उम्र दराज हैं, तो बच्चे भी उनसे प्रेम करते हैं, तो बच्चे उनसे प्रेम से दादाजी कहते हैं, दादाजी दादाजी करके उन्हें पुकारते हैं। दादाजी बच्चों को तरह तरह की कहानियाँ सुनाते हैं, पहेलियाँ बूझते हैं, बुझाते हैं। बच्चे भी उनसे प्रश्न करते हुए आनंदित होते हैं। यानी जो दादाजी हैं उन्हें तरह तरह की कहानियाँ सुनाते हैं और पहेलियाँ पूछते हैं, और बच्चे भी उनसे प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं, उन्हें सब कुछ जानने की इच्छा होती है। ठीक, तो इसमें उन्हें बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है, बहुत ज़्यादा उनका मनोरंजन होता है कि उनके प्रश्नों का उत्तर अच्छे से मिल पाता है उन्हें। हर रविवार की तरह इस बार भी बच्चे दादाजी के घर के सामने बने बगीचे में बैठे थे। तो हर रविवार को बच्चे अपने घरों के सामने जो बगीचा बना रहता है उनके उस बगीचे में जाके बैठे थे, जिस तरीके से वो हर रविवार को उस बगीचे में बैठने जाते थे। अब आगे देखते हैं बच्चों। दादाजी आज अपनी बात शुरू कर पाते इससे पहले ही सुबोध बोल पड़ा। कि दादाजी कुछ बोलना चाह रहे होंगे, तो सुबोध नाम का एक बच्चा था, उनसे पहले ही बोल पड़ा। क्या बोला उसने, देख लेते हैं। दादाजी बड़े भैया दीदी से पूछ रहे थे कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो सबसे अमूल्य हो, आप बताइए ना। तो सुबोध के बड़े भैया ने पूछा होगा कि आप बताइए कि सबसे अमूल्य चीज़ कौन सी है, अमूल्य चीज़ सबसे ज़्यादा महंगी, ठीक है, सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ कौन सी है। ठीक है, अब वो उस चीज़ का उत्तर दे नहीं पाया, तो सुबोध को ऐसा लगा कि मैं दादाजी से पूछ लेता हूँ, दादाजी से इस प्रश्न का उत्तर ले लेता हूँ, फिर मैं अपने भैया को इसका उत्तर बता दूंगा। तो उसने पूछा, दादाजी आप बताइए ना। तो दादाजी बोलते हैं, अच्छा सौरभ तुम ही बताओ इस प्रश्न का उत्तर। तो दादाजी क्या, एक सौरभ नाम का बच्चा और बैठा था, उससे बोलते हैं क्या सौरभ एक काम करो, तुम बता दो, तुम्हें अगर पता है तो इस प्रश्न का उत्तर। तो सौरभ सोचकर बोलता है सोना चांदी। तो सबके मन में ये आएगा कि सबसे अमूल्य वस्तु सोना चांदी, क्योंकि बच्चे यही समझते हैं कि सबसे ज़्यादा महंगी वस्तु क्या होती है, सोना चांदी हीरे जवाहरात, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। ठीक, तो दादाजी बोलते हैं और सोचकर सही बताने का प्रयास करें, क्योंकि जो उसका जो उत्तर था वो सही नहीं था। सोना चांदी सबसे ज़्यादा मूल्यवान वस्तुएं नहीं है। तो दादाजी बोलते हैं कि एक बारी और सोच लो, फिर जवाब दे देना, क्या पता इस बारी तुम्हें सही जवाब मिल जाए, सही उत्तर मिल जाए। तो सौरभ, अच्छा मुझे सोचने दो, वह चीज़ तरल है या ठोस है। तो वो हिंट मांगता है। ठीक है, वो ये चाहता है कि हिंट मिल जाए तो मुझे पता चल जाएगा कि वो चीज़ है क्या। ठीक, तो वो बोलता है कि वो चीज़ तरल है। तरल मतलब ऐसी चीज़ जो पानी के समान होती है, जो जिसमें बहने का गुण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तरल। जैसे कि दूध है, ठीक है, पानी है, ये सारी चीज़ें तरल है। और ठोस ठोस चीज़ें वो होती हैं बच्चों जिनका आकार आकृति निश्चित होता है। जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, आपका मोबाइल है, ये सारी चीज़ें क्या है, ठोस है, इनका आकार आकृति निश्चित है, इनमें बहने का गुण नहीं होता। ठीक, तो वो हिंट मांगता है। तो दादाजी बोलते हैं ना तरल है ना ठोस है। तो दादाजी बोलते हैं ना वो तरल है ना वो ठोस है। ठीक, सुबोध, तो मैं बताता हूँ, फिर तो वे हवा ही होगी। तो हवा वो एक ऐसी चीज़ है, ना वो तरल है और ना ही ठोस है, क्योंकि हवा क्या है, गैस है। ठीक है, यानी वो पदार्थ की तीसरी अवस्था है। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस द्रव और गैस। ठीक है, तो गैस वाली अवस्था हवा है। तो दादाजी बोलते हैं अच्छा मैं संकेत देता हूँ। दादाजी अब उनसे संकेत देना मतलब इशारा देना चाहते थे, जिससे कि ये बच्चा समझ जाए।
बताओ तो जाने, वह एक बार निकल जाने के बाद दोबारा नहीं आता। मतलब ऐसी चीज़ है वो जो एक बार ही निकल गई तो फिर वो कभी लौट कर नहीं आएगी, चाहे हम कुछ भी कर लें, ठीक है। वो एक बार ही निकलने के बाद वो चीज़ लौट कर नहीं आती। बच्चों की स्थिति भाग कर दादाजी से स्वयं बताते हैं, यानी बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जो एक बार निकल जाती है तो वो दोबारा लौट के नहीं आती। सारी चीज़ें तो लौट कर आ जाती हैं। तो बच्चे कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में थे, समझ नहीं पा रहे थे उस प्रश्न का उत्तर। तो फिर दादाजी ने सोचा कि मैं ही इन्हें बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, कुछ और चीज़ें दी हैं। शिक्षण संकेत। शिक्षण संकेत का अर्थ होता है बच्चों कि जो शिक्षक के द्वारा उस पाठ को और अच्छे से कैसे समझाया जाए, इसलिए कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं शिक्षक को पाठ में। शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन करें, मतलब अच्छे से पढ़ाएं इस पाठ को समझा कर। समय के महत्व को बताने वाली कुछ और घटनाएं बच्चों को सुनाएं। तो बहुत सारी घटनाएं बच्चों समय के महत्व को सुनाने वाली, तो बीच में पार्ट में आएगी तो मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है, उदाहरणों के साथ। तो देख लेते हैं बच्चों इस पार्ट में आगे क्या होता है। हाँ, तो यहाँ पे देख रहे हैं दादाजी, वह वस्तु समय है। तो दादाजी फिर सही उत्तर बताते हैं कि वो वस्तु समय है, क्योंकि समय एक बार ही निकल जाता है तो फिर दोबारा वापस नहीं आता। जिसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती, ऐसी कीमत है, इतनी कीमती चीज़ है समय कि उसकी कीमत कभी भी कोई भी कितना उससे बड़ा अमीर इंसान क्यों ना हो, उसे नहीं चुका सकता। क्यों नहीं चुका सकता? क्योंकि उसे फिर दोबारा वो लौटा नहीं सकता, वापस नहीं कर सकता। जो समय निकल गया तो वो निकल गया, चाहे कितना भी धनी व्यक्ति क्यों ना हो, उस समय को वापस नहीं ला सकता, एक क्षण भी वापस नहीं ला सकता, ठीक है। एक बार निकल जाने के बाद समय फिर से नहीं लौटता, ठीक। सुकृति नाम की एक बच्ची थी। दादाजी, विद्यालय की दीवार पर एक वाक्य लिखा है, जो समय को नष्ट करता है उसे समय नष्ट कर देता है, इसका क्या आशय है? तो सुकृति नामक बच्ची ने अपने विद्यालय की दीवार पर देखा होगा कि एक वाक्य लिखा था कि जो व्यक्ति समय को नष्ट करता है उसे समय भी नष्ट कर देता है। यानी अगर हम समय को बर्बाद करेंगे तो समय भी हमें बर्बाद कर देगा। तो होता क्या है कि हम ये मोबाइल खेलने में, टीवी देखने में, ठीक है, इस तरीके से समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर हम इस तरीके से समय को बर्बाद करेंगे तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे, यानी हम जीवन में कभी सफल व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। सफल व्यक्ति वही होते हैं जो समय का सदुपयोग करते हैं, समय को बर्बाद नहीं करते। दादाजी, इसका अर्थ है जो व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं करते हुए अपने जीवन में पिछड़ जाते हैं, उनका जीवन नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, समय का सही से उपयोग करना चाहिए, एक क्षण को भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए, हर एक क्षण का अच्छे से उपयोग करना चाहिए। अगर हम समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो हम दूसरों से पिछड़ जाएंगे, यानी पीछे रह जाएंगे, ठीक। और फिर हमारा जो जीवन है वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, यानी जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब सौरभ जो बच्चा था वो फिर कुछ पूछता होगा दादाजी से। यहाँ पे देखते हैं, इसी तरह दादाजी, जो बच्चे समय पर स्कूल पढ़ने नहीं जाते और व्यर्थ में इधर उधर घूमकर समय नष्ट कर देते हैं, वे कक्षा में पिछड़ जाते हैं और बाद में पछताते हैं। तो आपने देखा होगा बच्चों कि जो बच्चे कक्षा में डेली नहीं जाते, रोज नहीं जाते, तो फिर क्या होता है कि उनका काम छूटता जाता है, वो कक्षा में पिछड़ जाते हैं और फिर धीरे धीरे करके उनकी पढ़ाई छूट जाती है, वो फेल वगैरह हो जाते हैं। इससे क्या है, वो पढ़ लिख नहीं पाते और पढ़ लिख नहीं पाने के कारण वो ज़िंदगी में पिछड़ जाते हैं और अपने आप को बर्बाद कर बैठते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें डेली स्कूल जाना है और समय पर अपना काम करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों, ये एक पिक्चर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर दादाजी बैठे हैं और इनके चारों तरफ जो बच्चे हैं वो बैठे हुए हैं। तो दादाजी समय के महत्व को समझा रहे हैं, बच्चों के मन में जो प्रश्न आ रहे हैं वो प्रश्न दादाजी से पूछ रहे हैं, ठीक। आगे देख लेते हैं बच्चों इस चैप्टर को। तो दादाजी फिर कुछ और समझाते हैं। बिल्कुल ठीक, इसी को कहते हैं कि अपछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये बच्चों एक मुहावरा या कहावत है, ठीक है। अपछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मतलब अब पछताने से कुछ नहीं होता, एक बार समय निकल गया तो वो निकल ही गया, फिर समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा। तो इसलिए हमें समय को बर्बाद नहीं करना, हमें समय का सदुपयोग करना है, ठीक। हर काम अपना समय पे करना है, ठीक है, तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। चिड़िया से याद आया कि चिड़िया भी समय पर चहकने लगती हैं, मुर्गा सुबह समय पर बांग देता है। मतलब जो चिड़िया होती हैं बच्चों, वो सुबह एकदम सूरज निकलता है, वो उसी टाइम पे वो चहकने लगती हैं, मुर्गा भी उसी टाइम पे बांग देता है। तो चिड़िया पक्षी वगैरह भी समय का सही से पालन करते हैं, ठीक है, समय का सदुपयोग करते हैं, वो भी उसे बर्बाद नहीं करते। तो हम तो इंसान है बच्चों, हमें तो ईश्वर ने बहुत अच्छी बुद्धि दी है, तो हमें बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए समय का सदुपयोग करना है। सौरभ, दादाजी, सूरज भी तो समय से उदित होता है और समय से ही अस्त हो जाता है। तो देखो सूरज भी समय का पालन कर रहा है, ठीक है, समय पर ही उदित हो रहा है। उदित होने का मतलब निकलता है, ठीक है, अस्त होने का मतलब डूब जाता है, ठीक है। तो समय पर यानी 5:30 या 6 बजे के टाइम पे वो निकल आता है सूरज, और 6 और 7 बजे के बीच में शाम को डूब जाता है, अस्त हो जाता है। तो सूरज तक समय का पालन कर रहा है, तो हर किसी को समय का पालन करना चाहिए। दादाजी ने सबको समझाते हुए बताया कि प्रकृति में होने वाली सारी घटनाएं समय से होती हैं, समय से ही ऋतुआं आकर अपना अपना कार्य करती हैं। तो देखो बच्चों, जो सारी प्रकृति में घटनाएं हो रही हैं, जैसे सूरज का निकलना, डूबना, ऋतुओं का आना, ठीक है, ऋतु मतलब सर्दी गर्मी बरसात इत्यादि का आना, वो सब समय पे ही होती हैं। अगर उनका समय बिगड़ जाए
तो पूरी पृथ्वी का वही बिगड़ जाएगा, सिस्टम ही खराब हो जाएगा। मतलब सर्दी की जगह गर्मी आ जाए, गर्मी की जगह बरसात आ जाए, तो पूरी पृथ्वी का सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। हो सकता है कि इस पृथ्वी से जीवन ही समाप्त हो जाए। तो वो भी अपने समय का अच्छे से पालन करती हैं। दादाजी, अच्छा अब ऐसे महान पुरुष का नाम बताओ जिसके जीवन में समय का बहुत महत्व रहा हो। तो दादाजी एक और प्रश्न करते हैं कि ऐसा कोई महान पुरुष बताओ कि जिनके जीवन में समय का बहुत ज़्यादा महत्व रहा हो। वैसे तो बच्चों सभी महान पुरुषों के जीवन में समय का बहुत ज़्यादा अत्यधिक महत्व है, क्योंकि बिना समय का उपयोग करे, सदुपयोग करे, कोई भी महान पुरुष नहीं बन सकता। लेकिन ऐसे व्यक्ति का नाम बताना है हमें जिसके जीवन में समय का बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक है, अत्यधिक महत्व है। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों क्या हुआ। तराना, तराना बोलती हैं उसकी कोई पहचान बताएं तो मैं उसका नाम बता दूंगी। मतलब उन महान पुरुष की कोई पहचान बताइए, क्योंकि उन तराना के मन में बहुत सारे महान पुरुषों की तस्वीर बन रही होगी, बहुत सारे महान पुरुषों के नाम आ रहे होंगे, लेकिन वो ये कहती है कि कोई ना कोई हमें हिंट दीजिए जिससे कि मैं अच्छे से उनका नाम बता पाऊंगी। ठीक है, तो दादाजी हिंट देते होंगे उन्हें। दादाजी, वे घड़ी हाथ में नहीं पहनते थे, कमर में लटकाते थे। मतलब सभी लोग हाथ में घड़ी पहनते हैं, तो वो कमर में अपने घड़ी लटकाते थे। उन्होंने बिना हथियार के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, मतलब अहिंसा की नीति पे चले थे। तो सभी को पता चल गया होगा बच्चों किन की बात हो रही है। तो ये महात्मा गांधी जी की बात हो रही है, क्योंकि वो हाथ में घड़ी ना पहनते हुए कमर में लटकाते थे और बिना हथियार के ही उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। मतलब कभी उन्होंने हथियार नहीं उठाया। तराना, तब तो निश्चित ही वह महात्मा गांधी होंगे। देखा, तो वो तराना तुरंत समझ गए कि ये महात्मा गांधी जी के बारे में बात चल रही है, तो उसने तुरंत उत्तर दे दिया कि वो निश्चित ही महात्मा गांधी होंगे। दादाजी, हाँ एकदम ठीक पहचाना, महात्मा गांधी ही है वे महापुरुष। मतलब जो तराना का उत्तर था वो एकदम सही था कि महात्मा गांधी ही वो महान पुरुष थे जिनके जीवन में समय का बहुत ज़्यादा महत्व था। वो समय की कीमत को बहुत अच्छे से समझते थे और समय का सदुपयोग करते थे। जिनके जीवन में समय का बड़ा महत्व था, इससे संबंधित उनके जीवन की एक घटना सुनाता हूँ। अब ये दादाजी महात्मा गांधी जी के जीवन के से संबंधित एक घटना सुना रहे हैं। ठीक, कि उस घटना से हमें ये पता चलेगा कि महात्मा गांधी जी के जीवन में समय का कितना महत्व था। सभी मिलकर, अवश्य दादाजी, सभी मिलकर कहते हैं कि जरूर सुनाइए दादाजी, हम भी सुनना चाहते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं। दादाजी, सुनो, गांधी जी प्रतिदिन नियत समय पर प्रार्थना स्थल में जाकर प्रार्थना के बाद भाषण देते थे। तो कोई स्थल होगा जहाँ पे वो डेली है ना, नियत समय पर, एक समय निर्धारित था, उस समय पर जाकर प्रार्थना स्थल पर जाकर पहले तो प्रार्थना करते थे, फिर उसके बाद अपना भाषण शुरू करते थे। लेकिन नियत समय पर, एक समय जो निश्चित था उसी समय पर देते थे। वो कभी भी ऐसा नहीं होता था कि विलम्ब हो, देर से पहुंच रहे हो। ठीक है, हमेशा ही वो नियत समय पर ही पहुंचते थे। एक बार उनके लिए तांगा आने वाला था, परंतु तांगे वाला कोई दूसरी सवारी लेकर चला गया। मतलब वो इंतजार कर रहे थे कि मैं उस जगह पर प्रार्थना स्थल तक पहुंचूं, तो वो इंतजार कर रहे थे। तांगा आया तो सही, लेकिन ना वो दूसरी सवारी लेकर चला गया, तो वो वहाँ खड़े रह गया। वो क्या है, वहाँ उन्हें विलम्ब होने लगा। अब उन्हें ऐसा लगने लगा कि वो पता नहीं प्रार्थना स्थल तक सही समय पर पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। गांधी जी बार बार घड़ी की ओर देख रहे थे। अब उन्हें चिंता होने लगी थी, इसलिए वो बार बार घड़ी की ओर देख रहे थे, कहीं उन्हें विलम्ब ना हो जाए, देर ना हो जाए। एकाएक उनके पास खड़े आश्रमवासी से कहा। तो एकाएक मतलब एकदम अचानक से उन्होंने, उनके पास में एक आश्रमवासी खड़ा था। आश्रमवासी उसे कहते हैं बच्चों, जो व्यक्ति आश्रम में रहता है उस व्यक्ति को हम आश्रमवासी कहते हैं। तो क्या कहते हैं महात्मा गांधी, भाई जल्दी से एक साइकिल मंगा दीजिए। तो वो बोलते हैं कि रिक्वेस्ट करते हुए, भाई एक जल्दी से साइकिल मंगा दीजिए। साइकिल आई। महात्मा जी साइकिल पर सवार होकर शीघ्रता से सभा स्थल की ओर बढ़े। तो वो साइकिल मंगवाते हैं और साइकिल पे सवार होकर जल्दी से सभा स्थल की ओर जाते हैं। सभा स्थल पर पहुंचकर वे जल्दी से मंच पर जा पहुंचे, और जैसे ही वो वहाँ सभा स्थल पर पहुंचे तो वो भाग कर गए और मंच पर जा पहुंचे, क्योंकि उनका जो निश्चित समय था उस पर उन्हें पहुंचना था। उन्होंने घड़ी पर दृष्टि डाली और फिर चैन की सांस ली। जब उन्होंने घड़ी में देखा कि मैं तो सही समय पर आ गया, तो उन्हें चैन की सांस मिली कि मुझे विलम्ब नहीं हुई। वह हाँफ रहे थे, परंतु उनके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने ठीक समय पर भाषण आरंभ कर दिया। ऐसे थे समय के पावन हमारे महात्मा गांधी जी। तो इस घटना से बच्चों हमें ये सीख मिलती है कि जो महात्मा गांधी थे, तो उन्हें समय का कितनी ज़्यादा महत्व था उनके जीवन में। ठीक है, मतलब वो एक क्षण भी विलम्ब नहीं करना चाहते थे। जो कार्य उन्हें समय पर करना है तो मतलब करना है। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों इस स्टोरी को। गांधी जी के इस प्रसंग को सुनवाने के बाद दादाजी बच्चों को अपने कमरे में ले गए। ठीक है, ये वाली कहानी, ये वाली घटना सुनाई बच्चों को, फिर दादाजी अपने कमरे में लेके गए बच्चों को, जहाँ कई प्रकार के चित्रों, चार्टों, पुस्तकों का संकलन था। तो दादाजी के कमरे में क्या थे, कई प्रकार के चित्र लगे थे, चार्ट लगे थे और पुस्तकें रखी हुई थी। ठीक, कुछ चित्र चार्ट दीवार पर प्रदर्शित किए गए थे और कुछ चित्र और चार्ट दीवार पे भी पेंट किए गए थे। दादाजी ने एक चित्र बच्चों को दिखाया, चित्र अद्भुत था। फिर दादाजी एक चित्र की ओर इशारा करते हैं, वो चित्र अद्भुत था। बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये चित्र
क्या कह रहा है, क्योंकि हर एक चित्र के पीछे कुछ ना कुछ एक कहानी थी, एक शिक्षा थी। तो छोटे बच्चे थे तो वो उस चित्र को देखकर समझ नहीं पाए कि इस चित्र के पीछे की शिक्षा क्या है। आकाश में उड़ते हुए व्यक्ति के पैरों में पंख लगे थे और चेहरा बालों से ढका हुआ था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों, इस जगह पर एक व्यक्ति आकाश में उड़ रहा है और जिसके पैरों में, इस जगह पर देख सकते हैं पैरों में पंख लगे हुए हैं और उसका चेहरा बालों से आगे ढका हुआ है। ठीक है, तो ये समझ में नहीं आया, आपके भी समझ में नहीं आया कि ये किस प्रकार का चित्र है। तो देखते हैं इस चित्र से क्या शिक्षा मिलती है। तो दादाजी, सोचो ये चित्र उस वस्तु के बारे में है जो कभी लौटकर नहीं आती, जिसका गांधी जी के जीवन में भी बड़ा महत्व है। तो ये बोल रहे हैं दादाजी कि ये सोचो ये चित्र उस वस्तु के बारे में है जो कभी लौटकर नहीं आती और इसका महत्व गांधी जी के जीवन में भी बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों, हमें यहाँ से कुछ अंदाज़ा लग रहा है कि ये दादाजी समय के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कैसे संबंधित है समय के बारे में, तो देखते हैं दादाजी कैसे समझाते हैं। सुकृति नाम की बच्ची फिर दोबारा पूछती है, वह तो समय ही था, मतलब जो लौट के नहीं आता वो तो समय ही था, लेकिन यह पंख वाला व्यक्ति और चेहरा ढका हुआ ठीक ठीक समझाइए ना दादाजी। तो उन्होंने कहा कि ये उससे कैसे संबंधित है, समय से कैसे संबंधित है कि इसके पैरों में पंख लगे हुए हैं और चेहरा ढका हुआ है। ठीक है, तो दादाजी आप समझाते हैं कि ये समय से किस तरीके से संबंधित है। तो दादाजी, ठीक है, तो सुनो, ये व्यक्ति समय के रूप में दिखाया गया है, मतलब समय के रूप में दिखाया गया है। ये समय ही है जो व्यक्ति के सामने से बिना रुके निकल जाता है, मतलब पंख लगे हैं तो बिना व्यक्ति के सामने से निकल जाता है ये, और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। ठीक है, समय के मूल्य को जानने वाले लोग उसे पहचान लेते हैं। तो उसका चेहरा इसलिए ढका हुआ है कि जो समय के मूल्य को जानता है, जो समय की वैल्यू को जानता है, ठीक है, वो ही उसे पहचान पाते हैं कि ये समय हमारे लिए कितना मूल्यवान है। ठीक, और अपना कार्य पूरा करते हैं और समय पर अपना कार्य पूरा करते हैं। वे लोग जो समय को नहीं पहचान पाते, उनके सामने से समय निकल जाता है और समय अपना चेहरा इसलिए छिपाए रहता है कि उसकी पहचान करने वाले ही उसका लाभ ले सकें। आई ना बात समझ में? तो ये समझ में आ गया कि जो व्यक्ति बालों से अपना चेहरा छुपाए हुए हैं तो वो समय है। ठीक है, वो चेहरा इसलिए छुपाए हुए हैं क्योंकि जो समय है उसको वही व्यक्ति पहचान पाए जिन्हें समय की कद्र है, जो समय के मूल्य को जानते हैं। और कोई जो उसके मूल्य को नहीं जान पाते वो उसे पहचान भी नहीं पाते कि ये समय कितना मूल्यवान है। उनके समय सामने से समय निकल जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता, वो अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। सभी बच्चे दादाजी की बातें ध्यान से सुन रहे थे। तभी सुकृति ने दादाजी से कहा, दादाजी कोई ऐसी कविता सुनाइए ना जिससे समय का महत्व पता चल सके। तो अब सुकृति दादाजी से समय के से संबंधित एक कविता सुनना चाहती थी। दादाजी बोले, समय बड़ा बलवान होता है, मतलब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। समय अच्छे को बच्चों बदल देता है, राजा से रंक और रंक से राजा बना देता है। समय इतना ज़्यादा बलवान होता है। ठीक, समय को परखने वाला रंक से राजा और उपेक्षा करने वाला राजा से रंक हो जाता है। मतलब जो समय को परखता है, जो समय की कद्र करता है, उसकी वैल्यू को जानता है, उसके मूल्य को जानता है, तो वो रंक से राजा बन जाता है। रंक मतलब होता है बच्चों एक गरीब आदमी से राजा बन जाता है। ठीक है, और जो उसकी उपेक्षा करता है, मतलब उसे बर्बाद करता है, समय को बर्बाद करता है, वो राजा से रंक हो जाता है। मतलब राजा होते हुए भी वो रंक बन जाता है, यानी एक गरीब हो जाता है, गरीब इंसान बन जाता है। अतः हमें समय की गति और उसके स्वभाव को पहचानना चाहिए। इसलिए हमें समय की गति, मतलब समय कितनी तेजी से निकलता जा रहा है, और उसके स्वभाव को पहचानना चाहिए, यानी हमें समय का सदुपयोग करना है। ठीक है, इस चीज़ को पहचानना चाहिए। अब उन्हें कविता वाली बात याद आ जाती है, तो बोलता है, सुनो कबीरदास जी का ये दोहा समय के महत्व को अच्छी तरह से स्पष्ट करता है। तो वो दादाजी उन्हें दोहा सुनाते हैं कबीरदास जी का। ठीक है, जो कि समय के महत्व को बहुत अच्छे से स्पष्ट कर रहा है, जिससे कि हमें और अच्छे से समझ में आएगा जो समय है वो कितना ज़्यादा मूल्यवान है। तो यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, कबीरदास जी का दोहा बहुत अच्छा दोहा है, इसे आप याद भी कर लीजिएगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। मतलब जो काम कल का है उसे हमें आज ही कर लेना चाहिए, और जो काम आज का है उसे अभी ही कर लेना चाहिए, क्योंकि पल में परले होएगी। पल में परले होएगी का मतलब ये है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। अगर मृत्यु आ गई तो जो हमारे जो काम है, बचे हुए काम है, उन कामों को कब हम करेंगे। ठीक है, तो मृत्यु से पहले हमें सारे काम करना है। ठीक, तो ये बोल रहे हैं काल करे सो आज कर, मतलब कल का काम हमें आज ही कर लेना चाहिए। आज करे सो अब, आज का काम हमें अभी कर लेना चाहिए। पल में परले होगी, पल में ही मृत्यु हो जाएगी। बहुरी करेगा कब, तो जो बचे हुए काम हैं वो हम कब करेंगे। इसलिए हमें सारे बिछड़े हुए काम अभी कर लेना चाहिए, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। दादाजी ने कहा, हमें समय से ही जब सब काम करने हैं तो चलो अब भोजन का समय हो गया है, भोजन करें। ठीक है, अब क्या है, भोजन का समय हो गया था, तो भोजन भी एक इंपॉर्टेंट काम है, एक जरूरी काम है। ठीक है, तो भोजन का समय हो गया था तो सभी भोजन करने चले गए। सभी बच्चे प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर चल दिए। ठीक है, सभी बच्चे अपने अपने घर चल दिए, वहाँ जाके उन्होंने भोजन किया होगा। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये पाठ पूर्ण होता है। आई थिंक ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। यदि पाठ आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।